Hello, my dear students and friends. I hope you are doing very well today. So, today I will discuss section D of sample question paper 23-24. 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स ईच के और 20 मार्क्स का है. वेरी इंपॉर्टेंट है. इसमें 20 में से 20 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं बहुत आसानी से. सो लॉन्ग जो क्वेश्चंस है उसमें उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 37. एक्सप्लेन 2 मेजर इनिशिएटिव्स. 2 मेजर इनिशिएटिव्स बताने हैं इंटरनेशनल सिनेरियो पर जो कि प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट के लिए 2 मेजर इनिशिएटिव्स जो है वो लिए गए थे. सो राइट एनी 3. और इसी क्वेश्चन में 3 फंक्शंस बताने हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट के अंडर इनेक्ट हुए थे. उसके अंडर उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. सो लेट्स कम टू द आंसर. सो इन दिस द वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज कॉल्ड रियो डिक्लेरेशन. रियो डिक्लेरेशन इसका नाम क्यों हुआ? दिस इज एन अर्थ समिट. इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है एंड इट वॉज हेल्ड इन रियो दे जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में ये अर्थ समिट हुई थी और इसका नाम ब्राज़ील की उस जगह के नाम पे ही पड़ गया था, रियो डिक्लेरेशन. इसमें यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुआ था एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर और इसको अर्थ समिट भी कहा गया था. ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी रियो में इसकी 20th एनिवर्सरी थी और सबसे पहले जो एनवायरनमेंट के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी स्टॉकहोम स्वीडन में 1972 में. सो आफ्टर 20 ईयर्स ये रियो डिक्लेरेशन हुआ था. सो दिस कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय 179 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था और उसमें ह्यूमन सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में सारा डिस्कशन हुआ था. सो जो ऑब्जेक्टिव था रियो डिक्लेरेशन का अर्थ समिट का वो ये था कि एक ब्लूप्रिंट बनाना था ग्लोबल एक्शन के ऊपर कि क्या ग्लोबल एक्शन लिए जाएं एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं उनको टैकल करने के लिए. सो it recognized and integrated and balancing the economic, social and environmental concerns in meeting our needs is vital for sustaining human life on the planet earth. So human life को sustain करने के लिए उनकी economic और social needs के जो इश्यूज़ हैं जो कंसर्न्स हैं और जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको टैकल करने के लिए ये जो अर्थ समिट था ये हुआ था. दिस ट्रिगर्ड एक्शन ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब ऑन हाउ टू एंश्योर सस्टेनेबिलिटी विद डेवलपमेंट. मतलब सस्टेनेबिलिटी विद डेवलपमेंट को सस्टेन करना है इकोनॉमिक और सोशल कंसर्न्स को टैकल करते हुए और इसके लिए सारी जो कंट्रीज़ थी जो इसका पार्ट थी इसको ग्लोबली टैकल करने की ज़रूरत थी क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रहा है और उसको सस्टेन करने के लिए कि डेवलपमेंट भी होती रहे और जो इन्वायरमेंट है वो भी प्रोटेक्टेड रहे उसके लिए ये रियो डिक्लेरेशन हुआ था. अर्थ समिट रिजल्टेड इन सम मेजर एक्शंस और उसके लिए बहुत सारे कुछ मेजर एक्शंस लिए गए थे ग्लोबली जो कि इस कन्वेंशन में इस एग्रीमेंट में सेटल डाउन करने के लिए जिनके ऊपर इनिशिएटिव्स लिए गए थे, स्ट्रैटेजीज बनाई गई थी. सो इसको कहा गया था एजेंडा 21. एजेंडा 21 मीन्स 21st सेंचुरी में इसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा जिसमें कि सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट रहेगी जो सस्टेनेबल रहेगी. सो इसमें यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया गया था. एक एग्रीमेंट बनाया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर कि कंट्रीज़ ऑब्वियसली जो कंट्रीज़ हैं वो बायोलॉजिकली डाइवर्सिफाइड हैं उनमें जो लिविंग बींग्स हैं उनका जो हैबिटेट है दैट इज़ ऑल्सो डाइवर्सिफाइड. सो उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा. सो ये भी एक एग्रीमेंट उसके अंदर हेल्ड हुआ था
उसके बाद था द डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल, और उसके अलावा डिक्लेरेशन थे प्रिंसिपल्स। कौन से प्रिंसिपल्स थे? जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट था, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल्स को डिक्लेयर किया गया था कि फॉरेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। और कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी एक कमीशन उसके अंदर फॉर्म हुई थी। ये जो एजेंडा 21 बना था ये मोस्ट डेयरिंग प्रोग्राम था, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड प्रोग्राम था, जिसमें कि काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज बनाई गई थी, जिसमें न्यू मेथड ऑफ एजुकेशन को के ऊपर फोकस किया गया था। न्यू वेज ऑफ प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज को किस नए तरीके से प्रिजर्व किया जाएगा। न्यू वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, और सस्टेनेबल इकोनॉमी में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जाएगा। सो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है एजेंडा 21 की, इसको दोबारा से रीएफॉर्म किया गया या री अनाउंस किया गया था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि जोहान्सबर्ग 2002 में हुई थी। सो उसके अलावा एजेंडा 21 की जो मेजर इम्पॉर्टेंट प्री रिक्वायरमेंट थी वो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब उसमें कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन रहे। सो इस सस्टेनेबिलिटी को अटेन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो लोकल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे जो फंडामेंटल इश्यूज हैं और जो चैलेंजेस हैं पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट, या तो वो सोशल हो सकती है या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होती है, उसके साथ ही जो इन्वायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसके लिए उन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो सारे के सारे जो सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं उनमें हो रही थी, और जितनी भी कंट्रीज़ हैं ग्लोबल लेवल पर उनके जो पर्टिकुलर इश्यूज हैं, जो पर्टिकुलर चैलेंजेस हैं, उनको भी एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो दस द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बीइंग टू इम्प्रूव ह्यूमन वेलबींग एंड टू सस्टेन दीज इम्प्रूवमेंट्स, मतलब एक तो ह्यूमन वेलबींग भी इम्प्रूव होनी चाहिए, और जो इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं वो लॉन्ग टर्म हम उनको यूज़ कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसका जो फोकस था मेन एजेंडा 21 का वो वही था। सो इसके अकॉर्डिंगली ये मेजर इनिशिएटिव्स थे जो कि इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लिए गए थे। देन सेकंड वन, द बी ऑप्शन वाज 3 फंक्शन बताने थे, जिसमें कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अकॉर्डिंगली, सो उसके 3 फंक्शंस बताने हैं। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, उनमें से कोई तीन फंक्शंस को उसके अंदर लिख कर आ जाओगे, 3-4 फंक्शंस को। सो लेट्स स्टार्ट। एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना है किसी भी ऐसे मैटर पर जो कि प्रिवेंट करता है और कंट्रोल करता है वाटर एंड एयर पॉल्यूशन को, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर, और एयर की क्वालिटी को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना था। देन प्लान करना है एंड कॉज टू बी एग्जीक्यूटिव अ नेशन वाइड प्रोग्राम, नेशन वाइड प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है, स्टार्ट करना है, उनको प्लान करना है, ताकि जो प्रिवेंशन है, कंट्रोल है, एबेटमेंट मतलब डिक्रीज होना वाटर और एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। देन कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट बोर्ड, और उसके अकॉर्डिंगली जो स्टेट बोर्ड्स बनी हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कोऑर्डिनेट किया जा सके, और उनमें अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, मतलब स्टेट वाइज भी अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको भी टैकल किया जा सके। देन प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस दी जाए, गाइडेंस दी जाए स्टेट बोर्ड्स को, ताकि उनको जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट किया जा सके, या जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको स्पॉन्सर किया जा सके, रिसर्च एक्टिविटीज़ हो सके, जो प्रॉब्लम्स है वाटर और एयर पॉल्यूशंस की है उनको भी सॉर्ट आउट किया जा सके और उनको कम किया जा सके, प्रिवेंट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, या फिर कम भी उनको किया जाए। प्लान एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स, और जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनके लिए प्लानिंग की जाए, उनके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि जो प्रिवेंशन है
और कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन है, उसके ऊपर प्रोग्राम्स जो है उसको मैनेज किया जा सके। देन इज ऑर्गेनाइज थ्रू मास मीडिया अ कॉम्प्रिहेंसिव मास अवेयरनेस प्रोग्राम। सो मास अवेयरनेस प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस किया जाए थ्रू मास मीडिया। मास मीडिया के थ्रू जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है उनको चलाया जाए, ताकि जो वाटर एंड एयर पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट किया जाए, कंट्रोल किया जाए और डिक्रीज किया जाए। देन कलेक्ट एंड कंपाइल एंड पब्लिश टेक्निकल एंड स्टेटिस्टिकल डेटा। और इसके अकॉर्डिंगली जो ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी उनका जो टेक्निकल और स्टेटिकल डेटा है उसको कलेक्ट किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए, उसको पब्लिश किया जाए, ताकि वो पता चले लोगों को कि किस तरह का वाटर एंड एयर पोल्यूशन जो है उसके ऊपर कौन से मेजर्स लेने की ज़रूरत है, जिससे कि इनको इफ़ेक्टिवली कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है और प्रिवेंट किया जा सकता है। मैनुअल्स बनाए जा सकते हैं, जैसे हैंडबुक्स बनाई जाए, कोड्स बनाए जाएं, और जो गाइडलाइंस है उनको भी बनाया जा सकता है, ताकि जो ट्रीटमेंट है और जो डिस्पोजेबल और सीवेज वाटर है, जो सीवेज वाटर है या जो ट्रेड एफ्लुएंट्स है, मतलब जो ट्रेड के वेस्ट हैं या फिर कोई गैस है जो कहीं पर कलेक्ट हो गई है, या उनके जो डिवाइसेस हैं या फिर कोई पाइप्स हैं, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, उनको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए हैंडबुक्स बनाई जाए, कोड्स बनाए जाए और गाइडलाइंस बनाई जाए। देन डिसेमिनेट information in respect of matter relating to water and air pollution and their prevention and control। और जो वाटर एंड एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उसके रिगार्डिंग उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए, उनको सर्कुलेट किया जाए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में पता चले और लोग उसके अंदर अपना जो इनिशिएटिव है वो ले सके, जिससे कि जो एयर और वाटर पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। देन ले डाउन, मॉडिफाई और एनल in consultation with the state governments concerned the standards for stream or well, or lay down standards for the quality of air and water। it means उस तरह के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मेजर्स हैं, वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट जिसके लिए कंसर्न्ड है उस सारे मेजर्स को ले डाउन किया जाए, उनको मॉडिफाई किया जाए, या जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो उस तरह के लॉज बनाए जाए ताकि उनको इनवैलिड किया जाए, और वो कंसल्टेशन हो स्टेट गवर्नमेंट की दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी। देन परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इन सारे फंक्शंस के अलावा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ और फंक्शंस भी कहती है कि उनको परफॉर्म करने की ज़रूरत है तो वो सारे फंक्शंस भी परफॉर्म किए जाएं, वो सारे जो प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू उन सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करने की ज़रूरत है वाया स्टेट बोर्ड्स और स्टेट गवर्नमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, another option। A client has come to you for a legal advice. He is looking to start a business. He is inclined to start a sole proprietorship। एक क्लाइंट आपके पास आता है एक लीगल एडवाइस लेने के लिए कि उसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। सो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो स्टार्ट करना चाहता है, पर ऑन द अदर हैंड उसके पास एक और इंटरेस्टेड इन्वेस्टर है जो कि उसके साथ एज अ पार्टनर वर्क करने के लिए तैयार है। सो इसमें दो ऑप्शंस है, उसके जो आंसर्स हैं उस बताने हैं। इसमें दो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बताने हैं, ईच एंटिटी प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के, और दूसरा वो मेथड बताना है जिसके थ्रू इसको वाइंड अप किया जा सकता है कंपनी को, लीगल एंटिटी को। या तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी तब उसको कैसे एंड अप किया जाएगा, तब उसको कैसे वाइंड अप किया जाएगा, अगर पार्टनरशिप है तो तब उसको कैसे वाइंड अप किया जा सकता है। नाउ मूव ऑन टू आंसर। सोल प्रोप्राइटरशिप एडवांटेजेस, क्विक डिसीजन मेकिंग, बहुत जल्दी से डिसीजन लिया जा सकता है, जब मन करे तब वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है क्योंकि एक ही होता है जो सोल प्रोप्राइटर होता है, उसमें ओनर रिसीव ऑल द प्रॉफिट्स, सारे प्रॉफिट जो होते हैं वो ओनर के पास होते हैं, जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं वो ओनर ही होता है वो जो लेता है, और पूरी कंपनी का जो कंट्रोल होता है वो ओनर के पास होता है।
ईजीएस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव, बहुत ही आसानी से और बहुत ही लेस एक्सपेंस के साथ इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फॉर्म किया जा सकता है। ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, और बड़ी ही आसानी से उसको फॉर्म भी किया जा सकता है, उसको वाइंड अप भी किया जा सकता है। द बिजनेस डज नॉट पे सेपरेट टैक्सेस, और इस तरह का जो बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटर वाला होता है जिसमें एक ही ओनर होता है, उसके सेपरेट टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितने भी टैक्सेस होते हैं वो ओनर के होते हैं, और जो ओनर का जो पर्सनल टैक्स का जो रेट होता है वही उसके अंदर कैलकुलेट होता है। देन डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब पूरी की पूरी जो लाइबिलिटी है बिजनेस की वो सिंगल ओनर की होगी। लिमिटेड इन रेजिंग फंड्स, जितने भी फंड्स उसके पास होंगे, अगर कम फंड्स हैं तो वो कम फंड्स के साथ में ही उसको बिजनेस करना पड़ेगा, वो ज़्यादा फंड्स रेज नहीं कर सकता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, और जो लीगल एंटिटी है वो क्योंकि सिंगल ओनर ही है तो इसलिए उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगी। लिमिटेड फंड्स एंड रिसोर्सेज, उसके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज होंगे, और उसी तरीके से जो फंड्स है जो उसके अपने पर्सनल फंड्स होंगे और जो रिसोर्सेज उसके पर्सनल रिसोर्सेज होंगे उतने ही रिसोर्सेज उसके पास होंगे। देन लिमिटेड स्किल्स एंड मैनेजरियल एबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर। सो जो प्रोप्राइटर है, जो सिंगल ओनर है, उसकी जितनी स्किल्स हैं या फिर जितनी मैनेजरियल एबिलिटी है वही उसके पास में होंगी, वो ज़्यादा उसके पास में मैनेजरियल एबिलिटी जो है वो नहीं होंगी क्योंकि वो सिंगल ओनर ही है। नाउ कम टू पार्टनरशिप एडवांटेजेस। ईजी टू स्टैब्लिश, ये भी ईजीली स्टैब्लिश हो जाता है, और विद द एक्सेप्शन ऑफ डेवलपिंग अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी डेवलप किया जा सकता है, उसको भी फॉर्म किया जा सकता है अगर कोई स्पेशल केस है तो। देन सेपरेट लीगल स्टेटस टू गिव लाइबिलिटी प्रोटेक्शन, लेकिन इसमें सेपरेट लीगल स्टेटस होता है जो लाइबिलिटी प्रोटेक्शन ओनर्स को देता है। पार्टनर्स में हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, जो पार्टनर्स की कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं, दो पार्टनर होंगे तो ऑब्वियसली दोनों की अलग अलग स्किल्स होंगी, और वो दोनों स्किल्स जब मिलके काम करेगी तो दे मे हैव मोर बेनिफिट और मोर प्रॉफिट। देन लो स्टार्टअप कॉस्ट, और जो स्टार्टअप कॉस्ट होती है वो इसमें भी लो होती है। मोर कैपिटल इज अवेलेबल फॉर बिजनेस, पहले एक ही ओनर था तो एक ही तरह का कैपिटल उसके पास था जो सिंगल ओनर के पास था। अब दो बिजनेस पार्टनर है तो उनके पास जितना अवेलेबल कैपिटल है वो उसमें उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन डिसएडवांटेजेस, पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल फॉर द एक्शंस फॉर द अदर पार्टनर्स। इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो भी पार्टनर है वो इंडिविजुअली और जॉइंटली कोई भी अगर काम ऐसा हो गया है कि कोई भी एक्शन ऐसा हुआ है जो कि उनके अगेंस्ट जा रहा है तो वो दोनों के दोनों उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे, इंडिविजुअली भी और जॉइंटली भी। देन प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड विद द पार्टनर्स, एंड ऑब्वियसली जो प्रॉफिट है वो दोनों पार्टनर्स में शेयर होगा। डिसीजन मेकिंग जो है वो भी डिवाइड हो जाएगी क्योंकि दो पार्टनर है, दो पार्टनर अपने अपने डिसीजन उसमें देंगे। बिजनेस कैन सफ़र इफ़ द डिटेल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ नॉट इन प्लेस, अगर कोई डिटेल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है, वर्बली सारी चीज़ें हो रही है तो बिजनेस उससे सफ़र कर सकता है, क्योंकि एट लेटर स्टेज जो दो पार्टनर हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ना बने तो देन इन दैट केस बिजनेस विल सफ़र। देन इज मेथड ऑफ डिसोल्यूशन, वाइंड अप किस तरीके से किया जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप को। एज द बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, डेथ, इंसेनिटी, इम्प्रिजनमेंट, फिजिकल मेंटल इनकैपेबिलिटी या बैंकरप्सी का कोई भी इस तरह का केस होगा तो उसमें जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो क्लोज हो जाएगी। या तो कोई इम्प्रिजनमेंट हुई है या किसी की डेथ हो गई है या इंसेनिटी है या मेंटल स्टेट ठीक नहीं है या कोई बैंकरप्सी हो गई है तो उस केस में जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो क्लोज हो जाएगी। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी डिसॉल्व बाय वे ऑफ कंपल्सरी डिसोल्यूशन और बाय वे ऑफ एग्रीमेंट। सो इसमें क्या होगा, या तो उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा दोनों पार्टनर को बैठ के कि दे डोंट वांट टू कंटिन्यू, देन उनका कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा, और बाय वे ऑफ एग्रीमेंट या फिर वो एग्रीमेंट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली भी जो फॉर्म है वो वाइंड अप हो सकती है। नाउ मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 38, द हेड्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस नेशंस, बहुत सारे जो नेशंस हैं उसके हेड्स एंड रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें कि इंडिया भी पार्ट है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में को अटेंड करते हैं, जिसमें कि जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर एक रिजोल्यूशन जो होता है सेटल डाउन करने के लिए वहाँ पर हेल्ड होता है। सो जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उसके हेड होते हैं, उनको अप्रूवल चाहिए इंडियन पार्लियामेंट से। लेकिन जो पार्लियामेंट है वो जब इस मैटर को कंसिडर करती है तो वो अपनी एसेंट, मतलब उसको अप्रूव नहीं करती है, उसको एग्री नहीं करती है। तो इसकी वजह से जो रिजोल्यूशन होता है वर नॉट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। सो जो रिजोल्यूशन होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का, उसके ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस बननी चाहिए वो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बनती है और वो इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं होता है। सो ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, दैट यू हैव टू रीड केयरफुली। फर्स्ट ऑप्शन इज आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एंट्रिंग इनटू द ट्रीटी। सो इस तरह की जो ट्रीटी, जो एग्रीमेंट होते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, उसको उसके अंदर किस तरीके से एंटर किया जा सकता है। देन एनालाइज द सिचुएशन एंड एक्सप्लेन, उस सिचुएशन को बताना है, एनालाइज करना है और एक्सप्लेन करना है। It would be binding on the Indian representative to give assent to the resolution। और ये जो resolution है इस पर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव किस तरीके से बाउंड हो सकता है। थर्ड ऑप्शन, जो ये अबव रेजोल्यूशन है इसमें जो इंडियन सिटीजन्स के राइट है वो किस तरीके से अफेक्ट करेंगे। इफ़ हाउ कैन सच अ ट्रीटी बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। अगर जो ट्रीटी है, इस तरह की जो ट्रीटी है, ये जो एग्रीमेंट है, ये इंडिया के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और किस तरीके से जो इंडियन सिटीजन्स के राइट हैं वो इस रेजोल्यूशन के वजह से अफेक्ट होंगे, वो भी एक जजमेंट के थ्रू इसमें बताना है। नाउ कम टू द आंसर। द मोड ऑफ एंटरिंग इनटू द ट्रीटी, इस तरह के एग्रीमेंट में किस तरीके से एंटर किया जा सकता है। कंसेंट बाय रेटिफिकेशन, इट मीन्स अप्रूवल के थ्रू कंसेंट लेना, अप्रूवल के थ्रू कंसेंट लेना। रेटिफिकेशन इज द एक्ट बाय विच, अप्रूवल इज द एक्ट बाय विच अ स्टेट स्टैब्लिशेस इट्स कंसेंट टू बी बाउंड बाय अ ट्रीटी ऑन द इंटरनेशनल प्लेन। इट मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर कंसेंट जो है उसकी अप्रूवल तभी आ सकती है जब वो स्टेट के थ्रू बाउंड हो, इस तरह का जो एग्रीमेंट है वो स्टेट के थ्रू बाउंड हो। सो दिस वाज इनिशिएटेड एज अ मेजर टू इंश्योर दैट द रिप्रेजेंटेटिव हु साइंड अ ट्रीटी हैड ड्यू अथॉरिटी बाय सीइंग वेदर द स्टेट एग्रीज टू रेटिफाई द सेम। सो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कंट्री के, उनके पास वो पावर होती है कि वो ट्रीटीज़ को अपने बिहाफ पर साइन कर सकता है, क्योंकि वो कंट्री की तरफ से ऑथोराइज्ड होता है। लेकिन इसमें ये भी देखना है कि उसने तो उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया है रिप्रेजेंटेटिव ने, लेकिन कंट्री इसको कैसे रेटिफाई करेगी, कंट्री जो है उसको किस तरीके से अप्रूव करेगी, उसके दो मेथड है। वैसे ये कंट्री टू कंट्री जो है वो डिफ़र होता है, हर एक कंट्री में उनके अपने मेथड्स हो सकते हैं, उनके अपने मेजर्स हो सकते हैं जो कि इस तरह के एग्रीमेंट को रेटिफाई करे, अप्रूव करे। दिस कुड बी इन इंडिया, दिस कुड बी एस्टेब्लिश्ड बाय एसेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। मतलब जो हमारी कंट्री का जो प्रेसिडेंट है, अगर वो एग्री करता है तो उस ट्रीटी को अप्रूवल हो जाएगा। देन रिक्वायर अ वोट ऑफ अ मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेशन। उसके अलावा पार्लियामेंट में भी अगर मेजॉरिटी वोट एग्रीमेंट को मिलता है तो भी एग्रीमेंट में एंटर किया जा सकता है। इन मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ कंट्रीज़, मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ होती हैं जिसमें कि 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, उसका पार्ट होती हैं। नंबर ऑफ कंट्रीज़, रेटिफिकेशन इज़ यूजुअली द मोस्ट preferred method of expressing assent, where one party collects the ratification of the others. It means
जो मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ होती है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसमें 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ होती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसके लिए जो एसेंट है वो ली जाए, क्योंकि वहाँ पर कई पार्टीज हो सकती है, इसीलिए वो पार्लियामेंट के थ्रू या प्रेसिडेंट के थ्रू उसमें एसेंट लेना, एग्री होना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के केसेस में। देन कंसेंट बाय सिग्नेचर। सो जो बी ऑप्शन था, बी ऑप्शन ये था कि एनालाइज द सिचुएशन एंड एक्सप्लेन, it would be binding on the Indian representative to give assent to the resolution। वो सिचुएशन बतानी थी, उनको एक्सप्लेन करना था कि जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है वो किस तरीके से इसको इस जो रेजोल्यूशन है उससे बाउंड होगा। सो कंसेंट बाय सिग्नेचर कैसे होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे एग्री होने के लिए। इन सर्टेन केसेस ट्रीटीज में बी गिवन फोर्स बाय वे ऑफ सिग्नेचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जो रिप्रेजेंटेटिव है उस पर्टिकुलर कंट्री का, उसको उस एग्रीमेंट के ऊपर, उस ट्रीटी के ऊपर साइन करना पड़ेगा, देन इट विल बी बाउंड। हु हैव बीन गिवन द फुल पावर्स, जिसको कि पूरी पावर मिली हुई है उनकी पर्टिकुलर कंट्री से, ऑथोराइजेशन इन राइटिंग फॉर्म देयर स्टेट टू बी एबल टू टेक डिसीजन ऑन इट्स बिहाफ, जिनको कि रिटर्न में ऑथराइजेशन है कि वो अपने स्टेट के पार्ट पर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, इस तरह का। देन एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स रिक्वायर द नीड फॉर एन अमेंडमेंट बाय लेजिस्लेशन। जो थर्ड ऑप्शन था वो ये था कि जो इंडियन सिटीजन्स के राइट हैं वो इस तरह की ट्रीटी से किस तरीके से अफेक्ट होंगे। सो अगर ये इंडिया में इम्प्लीमेंट होती है, तो अगर ये ट्रीटी इंडिया में इम्प्लीमेंट होती है तो जो इंडियन सिटीजन्स के राइट है वो किस तरीके से अफेक्ट होंगे, उसके लिए जजमेंट भी कोट करना है। सो इन द जजमेंट ऑफ मगन भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कोर्ट ने हेल्ड करा, इफ़ अ ट्रीटी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ द सिटीजन, अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है और यह इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, उसमें इंडियन सिटीजन्स के राइट्स जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, प्रोहिबिट हो सकते हैं, और मॉडिफाइज द लॉज ऑफ द स्टेट, और उससे जो स्टेट के जो लॉज हैं उनको भी, उस पर्टिकुलर स्टेट के जो लॉज हैं उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। इट वुड बी रिक्वायर्ड टू हैव अ लेजिस्लेटिव मेजर्स, जिसमें कि लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए गए हैं, या वो लेजिस्लेचर के थ्रू, बाय पार्लियामेंट या फिर बाय प्रेसिडेंट के थ्रू उसको अप्रूव किया गया है, तो उसमें जो स्टेट के लॉज हैं उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इंडिया इज़ अ पार्टी टू एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अगर इंडिया किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट का पार्ट है, किसमें, टर्टल की स्पीसीज़ को बचाने में, मतलब टू स्टॉप द किलिंग, जो टर्टल की स्पीसीज़ है उसकी किलिंग को एकदम बंद करना है। इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ टू ट्रेड ऑफ सर्टेन फिशरमैन बाय प्रोहिबिटिंग किलिंग ऑफ द टर्टल। सो जो फिशरमैन टर्टल को किल करते थे उनके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, उनके ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, क्योंकि इंडिया अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट का पार्ट है और अकॉर्डिंगली इंडिया में अब किसी भी तरह की जो टर्टल की स्पीसीज़ है उसको किल नहीं किया जा सकता है। इफ़ दिस ट्रीटी इज़ टू बी एनफोर्स्ड इन इंडिया, और इस तरह की जो ट्रीटी है जो कि इंडिया में एनफोर्स हो गई है, इंडियन पार्लियामेंट नीड टू पास अ डोमेस्टिक लेजिस्लेशन रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ द किलिंग ऑफ सच टर्टल स्पीसीज। सो इस तरह की ट्रीटी को इंडिया में एनफोर्स करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट को डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, मतलब कंट्री लेवल पर लेजिस्लेशन जो है, एक्ट बनाना पड़ेगा कि इस तरह के जो टर्टल के स्पीसीज़ हैं उनकी किलिंग पर प्रोहिबिशन है, उनको किल नहीं किया जा सकता है। नाउ अनदर चॉइस ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। द क्वेश्चन इज, देयर इज अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन 3 नेबरिंग कंट्रीज, 3 नेबरिंग कंट्रीज हैं, सोलेरा, नवरत्सिया एंड एलकोत्सिया। इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में
कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेकर, जो सी का एक पार्ट होता है, उसकी लिमिटेशन, उसकी फिक्सेशन को लेकर डिस्प्यूट अराइज होता है, जो कि ग्रेसिया सी में है। बोथ सोलेरा एंड नवरत्सिया सबमिटेड, सोलेरा और जो नवरत्सिया है वो अपने इंडिविजुअल डिस्प्यूट जो कि अल्कोत्सिया के साथ में है कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेकर, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आईसीजे में अप्रोच करती हैं। द केस इन्वॉल्व्स एग्रीमेंट अमंग्स द 3 नेशंस। सो ये जो केस होता है इसमें तीनों नेशंस के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो इसका फोकस एरिया होता है रिगार्डिंग द डीलिमिटेशन फिक्सेशन ऑफ द एरियाज इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर जो एरिया है उसको फिक्स करना है जिसमें कि रिच इन ऑयल, गैस एंड ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी में जो वो पर्टिकुलर एरिया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का वो रिच इन ऑयल एंड गैस है, मतलब उनके पास वो रिसोर्सेज हैं वहाँ पर ऑयल्स एंड गैस के, जो कि जिसके लिए इन तीनों नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट रहता है। सो इन द अबाउट डिस्प्यूट, अब क्वेश्चंस क्या है वो ध्यान से पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज एंड प्रिंसिपल्स जो हैं वो इसमें बताने हैं जो कि इस केस में अप्लाई होते हैं अकॉर्डिंग टू आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू रीच द डिसीजन, जिससे कि उसका डिसीजन निकल कर आएगा। सो नाउ लुक एट द आंसर। सो पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है उसको समझ लेते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर इसमें हम देखेंगे, सो दिस इज द लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। ये एक कंट्री का लैंड एरिया, उसके बाद यहाँ से सी शुरू हो जाता है और जो है ये थोड़ा सा शैलो है, ये शैलो वाटर है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप वाटर नहीं है। और यहाँ पर ये जो एरिया आ रहा है ये डीप वाटर का है, मतलब इतने एरिया के बाद यहाँ पर डीप वाटर है, उससे ऊपर जो है वो शैलो वाटर है, बहुत ज़्यादा डीप वाटर नहीं है। अब हम कंट्रीज़ के और इसके जो शैलो वाटर है इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ समझ में आ गया है कि जो शैलो वाटर है इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, डीप सी का पार्ट डिफरेंट हो जाता है। और ये टेरिटरी है, किसी भी कंट्री का जो लैंड है उसकी ये टेरिटरी है, उसके बाद यहाँ से सी शुरू हो जाता है। नाउ लुक एट द 3 कंट्रीज, ये 1 कंट्री है, 2nd कंट्री एंड द 3 कंट्रीज हैं। अब क्या है, ये कंट्री का एरिया है, उसके बाद ये सी है, सो ये इनका टेरिटोरियल सी है। उसके बाद यहाँ पर शैलो वाटर है, मतलब यहाँ आने के बाद ये जो तीनों कंट्रीज़ है यहाँ पर आके इनका शैलो वाटर शुरू होता है। और यहाँ पर ये जो एरिया है ये रिच इन ऑयल एंड गैस है, ये रिच इन ऑयल एंड गैस है, जिसके लिए इन तीनों कंट्रीज़ का डिस्प्यूट चल रहा है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, लेट्स लुक एट द आंसर। सो जो नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस है उसमें दोनों, इसमें जो प्रिंसिपल्स है वो कौन कौन से हैं, इसमें 2 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेट प्रैक्टिस, स्टेट की कौन सी प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं जो कि उसका ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। और दूसरा है ओपिनियो जुरिस, सो दिस इज द सब्जेक्टिव एलिमेंट। ये सब्जेक्टिव एलिमेंट है कि जो लॉ का ओपिनियन है वो क्या है, मतलब इसमें लीगल ऑब्लिगेशंस क्या होंगी तीनों कंट्रीज़ की। सो ये 2 इम्पॉर्टेंट जो हैं इसके प्रिंसिपल हैं, इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। सो जो नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस कंफर्म दैट बोथ स्टेट प्रैक्टिस द ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, दिस इज द स्टेट प्रैक्टिस। सो जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है और जो ओपिनियो जुरिस है सब्जेक्टिव एलिमेंट आर इसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कस्टमरी रूल लॉ। सो ये जो कस्टमरी रूल लॉ है ये इंटरनेशनल लॉ का रूल होगा जो कि इन दोनों एलिमेंट्स पर बेस्ड है, स्टेट प्रैक्टिस एंड द ओपिनियो जुरिस। सो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 38 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ द स्टैट्यूट, जो आईसीजे का स्टैट्यूट है उसके अकॉर्डिंगली इट शुड बी कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 31 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी। सो जो जुरिस्प्रूडेंस है, मतलब जो थ्योरी ऑफ लॉ है नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, उसके अकॉर्डिंगली
जो अभी मैंने बताया ड्यूल रिक्वायरमेंट है फॉर्म, कोई भी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को फॉर्म करने के लिए दो इसेंशियल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, स्टेट प्रैक्टिस एंड ओपिनियो जुरिस। स्टेट प्रैक्टिस जो है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है और ओपिनियो जुरिस जो है सब्जेक्टिव एलिमेंट है। इट मीन्स लॉ की क्या ऑब्लिगेशंस है, लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है कंट्रीज की। इन दीज केसेस, इस तरह के केसेस में कोर्ट एक्सप्लेन करता है कि क्राइटेरिया कैसे होगा, ये जो स्टेट प्रैक्टिस है उसको किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, जो कि वाइड स्प्रेड होगा, मतलब यूनिवर्सल होगा, ग्लोबली रिकमेंडेड होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन, लेकिन उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव के भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इट मीन्स जो तीनों कंट्रीज हैं उनका पार्टिसिपेशन भी उसके अंदर होना चाहिए। इट हाईलाइटेड द प्रैक्टिसेस ऑफ दो स्टेट्स हुज इंटरेस्ट वर स्पेशली अफेक्टेड बाय द custom were specially relevant in the formation of the customary law। सो जब कस्टमरी लॉ बनेगा तो जो स्टेट के प्रैक्टिस हैं वो भी उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये भी कहा गया जो यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस वाज नेसेसरी। सो जो कंट्रीज़ हैं उनकी यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं अभी तक की वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि जो लीगल ऑब्लिगेशंस है उसको भी डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है, उसको भी शो किया जा सकता है। इज़ द बिलीफ दैट स्टेट प्रैक्टिस अमाउंट्स टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। इसीलिए जो स्टेट प्रैक्टिस है उनकी जो लीगल ऑब्लिगेशन है दैट इज ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड। द नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस ऑल्सो डिस्पेल्ड द मिथ दैट ड्यूरेशन ऑफ द प्रैक्टिस द नंबर ऑफ ईयर्स वॉज एन इसेंशियल फैक्टर इन फॉर्मिंग अ कस्टमरी लॉ, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। सो इसमें ये कह रहे हैं कि जो अभी तक जो स्टेट प्रैक्टिसेस चली आ रही थी, अगर कोई कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को फॉर्म करना है तो ज़रूरी नहीं है कि उनको एज इट इज़ ही उनको कंसिडर किया जाए, उनको जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इस टाइम पे रिमूव भी किया जा सकता है। बिकॉज अगर तीनों कंट्री उसको एडमिट करती हैं, तो अगर कंट्रीज़ उसको एडमिट नहीं करेंगी तो इस तरीके से जो है वो इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट सेल्फ केस में उसका जो रिज़ल्ट है, जो रिजोल्यूशन है वो नहीं आएगा। इसलिए जो पहले की जो प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं उनको भी रिमूव किया जा सकता है। देन इज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इज कंप्राइज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स, ये ऑलरेडी बता दिया है। कंसिस्टेंट एंड जनरल इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस बाय स्टेट। सो अभी तक जो रेगुलर कंटिन्यूस जनरल प्रैक्टिसेस हैं स्टेट्स की उसको भी कंसिडर करता है, जो कि रिपीटिशन ऑफ सिमिलर इंटरनेशनल एक्ट्स, मतलब इस तरह के अगर ऑलरेडी एक्ट्स कोई हुए हैं, कोई और स्टेट प्रैक्टिस हुई है तो उसको भी इसमें इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ में कंसिडर किया जाएगा। देन सब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रैक्टिस एज लॉ बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी इसको एक्सेप्ट करेगी इस प्रैक्टिस को, जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। द रिक्वायरमेंट दैट द एक्ट्स मस्ट अकर आउट ऑफ अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन ओपिनियन जुरिस। इट मीन्स जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो भी अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको कंसिडर किया जाएगा, उसको सेट किया जाएगा। देन इंटरनेशनल कस्टम्स क्या हैं? दे आर जनरली रेफर टू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट प्रैक्टिस। उसमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर होगी? एक तो स्टेट प्रैक्टिस जो है उसको डिटेल में उसको कंसिडर किया जाएगा, बट ओनली सच प्रैक्टिस इज एक्सेप्टेड बाय द स्टेट देमसेल्व्स एज लीगली रिक्वायर्ड। लेकिन वो वही स्टेट प्रैक्टिस को एक्सेप्ट किया जाएगा जो कि लीगली रिक्वायर्ड है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ स्टेट प्रैक्टिस रेफर टू द प्रैक्टिस फॉलोड बाय द स्टेट सेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। इट मीन्स जो प्रैक्टिसेस स्टेट्स अभी तक फॉलो कर रही हैं, अगर वो लीगल ऑब्लिगेशन की बाउंडेशन में है, उसमें वो सेंस एप्लीकेबल है, देन ओनली दो स्टेट प्रैक्टिस विल बी considered. It develops from a general and consistent practice of the state followed by them from a sense of legal obligation. It is the same once a certain practice is understood to be customary law। और जब ये मान लिया जाएगा कि जो स्टेट वो सर्टेन जो प्रैक्टिस है उसको कस्टमरी लॉ के लिए उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, समझा जा सकता है, देन स्टेट आर ऑब्लाइज्ड टू एक्ट एज द रूल ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ
प्रिस्क्राइब्स, तो स्टेट को भी जो इंटरनेशनल लॉ प्रिस्क्राइब करेगा, जो कस्टमरी लॉ इंटरनेशनल लॉ प्रिस्क्राइब करेगा, वो उनको अब्लाइज करना पड़ेगा, उनको वो बाउंड हो जाएंगे उससे, दे हैव टू ओबे दैट. Then the test of existence of customary rule of law is the extent to which it is observed in the practice and behavior of the स्टेट. सो जो कस्टमरी रूल ऑफ लॉ है उसका जो एग्जिस्टेंस है उसका टेस्ट तभी किया जा सकता है जब ये पता चले कि जो प्रैक्टिसेस हैं स्टेट्स की वो किस तरीके से हो रही हैं और उनमें किस तरह से मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है. देन इन नटशेल अगर ब्रीफ में हम देखेंगे, टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस एंड कंटेंट ऑफ रूल ऑफ पर्टिकुलर कस्टमरी इंटरनेशनल. सो जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस में है उसके जो कंटेंट्स हैं उसको भी कंसिडर किया जाएगा. इट इज़ नेसेसरी टू असरटेन वेदर देयर इज अ जनरल प्रैक्टिस अमंग द स्टेट्स concerned that it is accepted by them as a law, opinion juris among themselves. It means जो कस्टमरी लॉ बने हैं अगर उन स्टेट्स ने उनको प्रैक्टिस कर लिया है और उनको एक्सेप्ट कर लिया है तो उनको एज अ इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ अडॉप्ट किया जाएगा. अदरवाइज़ ये हो सकता है कि दो कंट्रीज़ ने कोई एग्रीमेंट को मतलब 3 कंट्रीज़ ने कोई एग्रीमेंट बनाया है इस तरीके का कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस को लेकर, लेकिन उनमें से 2 कंट्रीज़ उसको एग्री कर रही है और थर्ड कंट्री ने उसको एग्री नहीं किया है, तो वो थर्ड कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. इसीलिए जो जनरल प्रैक्टिस है वो जो जितने भी स्टेट्स उससे कंसर्न्ड है वो उनको एक्सेप्ट करेंगे तभी जाके वो उनके लिए एप्लीकेबल होगा. नाउ move on to another important question. This is regarding legal aid. So why legal aid is important in adversarial system of justice dispensation? एडवर्सेरियल सिस्टम को कॉमन लॉ सिस्टम भी कहते हैं. सो इंडिया में कॉमन लॉ सिस्टम एडवर्सेरियल सिस्टम फॉलो होता है और इसमें लीगल एड क्यों इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द क्वेश्चन. और इसमें क्या एक्सप्लेन करना है कि 1973, 1976, 1980, 1987 में लीगल सर्विसेज की जो डेवलपमेंट है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, दैट इज़ द क्वेश्चन बेसिकली व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एडवर्सेरियल सिस्टम एंड जो डेवलपमेंट हुई है इन 4 years में वो भी इस क्वेश्चन में बताना है. नाउ द आंसर इज लीगल एड. मीनिंग ऑफ द लीगल एड इज़ टू गिव लीगल असिस्टेंस टू पीपल. उन लोगों को लीगल असिस्टेंस देना जिनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम है या फिर जिनके अंदर दूसरी डिसेबिलिटीज़ हैं. अंडर एडवर्सेरियल सिस्टम द लीगल प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स. सो जो एडवर्सेरियल सिस्टम है कॉमन लॉ सिस्टम है उसमें लीगल प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, पेपर वर्क होता है और फीस होती है एडवोकेट्स की. सो इसीलिए जो पुअर पीपल होते हैं, जो डिप्राइव सेक्शन के लोग होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो जो फीस है या जो फॉर्मेलिटीज़ है या जो पेपर वर्क है उसको समझ सके या उसके लिए वो फीस पे कर सके. सो इफ़ देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर फ्री लीगल एड दैट वुड कीप द पीपल हु कैन नॉट afford the legal assistance away from justice which can lead to unrest in the society. अगर सोसाइटी के इन लोगों को फ्री लीगल एड नहीं दी जाएगी तो ये लोग अपने लिए जस्टिस नहीं ले सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत सारा पेपर वर्क है, उसके अलावा एडवोकेट्स की भी फीस है, तो उन लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा जिसकी वजह से उनमें अनरेस्ट जो होगा सोसाइटी में वो स्प्रेड हो सकता है. मतलब जो लोग हैं वो अपसेट हो सकते हैं या डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं जस्टिस सिस्टम से बिकॉज दे कैन नॉट गो टू द कोर्ट. नाउ अब हम इसकी डेवलपमेंट देख सकते हैं कि डेवलपमेंट किस तरीके से हुई है जो लीगल सर्विसेज है इन द कंट्री. इन 1973 में सेकंड फेज था जिसमें कि जो यूनियन गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने कमिटीज़ बनाई थी किसमें, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस कृष्णा अय्यर. सो जस्टिस कृष्णा अय्यर के अंडर एक कमेटी बनाई थी जिसमें कि जो लीगल एड स्कीम है स्टेट्स के लिए उसको डेवलप करना था. लीगल एड स्कीम्स को डेवलप करने के लिए अंडर जस्टिस कृष्णा अय्यर
एक कमेटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस कृष्णा अय्यर। देन एक और जो कमेटी थी उसको सेटअप किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस PN भागवती। सो इसमें क्या करना था, यहाँ पर क्या करना था, लीगल एड को जो स्कीम है उसको डेवलप करना था, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना था लीगल एड स्कीम को, यहाँ पर क्या करना था, इम्प्लीमेंट करना था लीगल एड स्कीम को जस्टिस कृष्णा अय्यर के अंडर चेयरमैनशिप में डेवलप करना था। जस्टिस PN भागवती के चेयरमैनशिप में उसको जो स्कीम है लीगल एड स्कीम उसको इम्प्लीमेंट करना था। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ बनी थी। अगर कोई MCQ में भी कोई क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड कि जो कमेटी बनी है उसका क्या एम था, तो यू शुड बी नोइंग दैट। देन दिस कमेटी सजेस्टेड, इस कमेटी ने क्या सजेस्ट किया था, लीगल एड कैंप्स एंड एनालिसिस इन रूरल एरियाज, लीगल एड कैंप्स लगाए जाएं रूरल एरियाज में और उनकी एनालिसिस की जाए। रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ फी लीगल एड प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो लीगल एड प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है कि इन लोगों को फ्री लीगल एड मिले, उसको भी रिकमेंड किया जाए। 1976 में इंडिया ने ICCPR, इट मीन्स इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को रेटिफाई किया था, अप्रूव किया था और उसके रिजल्ट में आर्टिकल 39 जो है वो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंसर्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ताकि जो स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल रहे न्यू रूल्स बनाने के लिए, न्यू लॉज बनाने के लिए, या फिर दूसरे लेजिस्लेशंस को बनाए जिसकी वजह से कि जो लोग हैं उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए जिनके पास की इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम हैं या जिनकी दूसरी डिसेबिलिटीज़ हैं। देन 1980 में कमिटी बनी थी ऑन नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड, नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड के ऊपर कमिटी बनाई गई थी 1980 में, जो कि कंस्टिट्यूट हुई थी अंडर जस्टिस भागवती एज इट्स हेड। सो यहाँ पर जस्टिस भागवती थे जिनको कि इम्प्लीमेंट करने का, लीगल एड स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कि 1980 में कमिटीज़ बनाई गई और उनको कंस्टिट्यूट किया गया। देन द पार्लियामेंट इनेक्टेड द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट इन 1987। देन फाइनली 1987 में एक एक्ट को इनेक्ट किया गया, क्रिएट किया गया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 टू प्रोवाइड लीगल एड टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द सिटीजन। सो इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है लीगल एड से रिलेटेड, जैसे एंटाइटलमेंट टू लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज किस किस को मिल सकती है, या फिर जो नालसा है, नालसा के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, नालसा रेगुलेशन 2010 के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। या इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है, व्हेन कैन लीगल एड बी डिनाइड और विड्रॉन, लीगल एड कब डिनाई किया जा सकता है, कब विड्रॉन किया जा सकता है, तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन फ्री इससे रिलेटेड आ सकता है। सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ मूव ऑन टू अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. It has options. So explain the key difference between admission and confession. ये बहुत ही ज़्यादा important question है. So let's look at the difference between confession and admission. So confession and admission. Admission is a broader term. Admission is a broader term because it includes section 17 to 31 of Indian Evidence Act, which deals with the admission. Now look at the confession. Confession is section 24 to 30 of Indian Evidence Act, deals with confession. It means 17 और 30 के बीच के जो सेक्शन है वो कन्फेशन है। 20 से 30 जो इंडियन एविडेंस के जो सेक्शंस हैं वो उसमें वो उसके पार्ट हैं। सो इट मीन्स द कन्फेशन इज ओनली अ स्पीसीज ऑफ द एडमिशन। इट मीन्स जो कन्फेशन है वो एडमिशन का पार्ट है, क्योंकि ये जो सेक्शंस हैं ये ऑलरेडी एडमिशन का पार्ट है, क्योंकि जो एडमिशन है उसमें 17 to 31 है और जो कन्फेशन है उसमें 24 से 30 इंडियन एविडेंस एक्ट के जो सेक्शंस हैं वो हैं, इसीलिए जो कन्फेशन है वो पार्ट ऑफ द एडमिशन है। नाउ सिंस द प्रोविजन रिलेटेड टू कन्फेशन
occur under the heading admission, it follows that the word admission is more comprehensive and includes a confession also. So ये जो provisions हैं, जो already provisions बताए हैं 17 to 31, इसी में ही confession के भी provisions है 24 to 30. इसीलिए जो admission है वो comprehensive है, ये ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है, इसको डिटेल्ड कह सकते हो, ये कंप्लीट है. देन द सेकेंड वन, इफ़ अ स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पार्टी चार्ज विद क्राइम, इट मीन्स जो पार्टी क्राइम के लिए चार्ज है या जो एक्यूज है, जिसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है, अगर वो कन्फेस करता है, अगर वो अपनी गिल्ट को मानता है तो उसको कन्फेशन कहा जाता है. इट मीन्स जो एक्यूज्ड है वो खुद ही अपनी गलती को मान रहा है, इसीलिए उसको कन्फेशन कहा जाता है. बट इन केस ऑफ एडमिशन, इफ अ स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पार्टी इन सिविल प्रोसीडिंग, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग चल रही है और उसमें जो स्टेटमेंट कोई पार्टी दे रही है, देन इट विल बी कॉल्ड एडमिशन, देन इट विल बी कॉल्ड एडमिशन. इसमें नेसेसरी नहीं है, इसमें जो एक्यूज्ड है वही स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, उसके अलावा कोई और जो पार्टी है वो स्टेटमेंट दे रही है. देन थर्ड वन, द एक्सप्रेशन कन्फेशन मीन्स अ स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज्ड एडमिटिंग हिज गिल्ट. इट मीन्स जो स्टेटमेंट है वो एक्यूज ही दे रहा है अपने गिल्ट को, जो उसने गलती की है उसको ये बता रहा है कि हाँ उसने वो गलती की है. कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय द एक्यूज पर्सन विच इज sought टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम. और जो इस तरह की जो स्टेटमेंट है एज अ कन्फेशन जो दी जा रही है, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो कमीशन होता है जो कि एक्यूज ने किया है वो उसी के अगेंस्ट जाता है, वो उसी के अगेंस्ट में रहता है, वो उसी के अगेंस्ट में प्रूव होता है. सो जो एक्सप्रेशन एडमिशन है, इट मीन्स वॉलेंट्री एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रूथ ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट. इट मीन्स कोई कहीं पर कोई इंसिडेंट हुआ है और वहाँ पर किसी ने, जिसने उस इंसिडेंट को देखा है, वो उसकी वॉलेंट्री अपनी मर्जी से एक्नॉलेज करता है कि हाँ इस तरह का जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है वो हुआ है और वो उसका विटनेस है. देन फोर्थ वन, इफ़ द कन्फेशन इज मेड फ्री वॉलेंट्री, देन इट मे बी एक्सेप्टेड एज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर कन्फेस्ड. अगर जो एक्यूज है वो कन्फेशन दे रहा है और वो फ्री और वॉलेंट्री है, उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, अपनी मर्जी से ही दे रहा है, तभी जाके उसको एज अ कन्फेशन एक्सेप्ट किया जाएगा. इट मे हैव हैपन कि जब पुलिस कस्टडी में कोई एक्यूज होता है तो वो उनके टॉर्चर की वजह से भी कन्फेस कर लेता है कि हाँ ये मैंने गलती की है, और कोर्ट में जाने के बाद वो डिनाई कर देता है कि मैंने तो पुलिस के इन्फ्लुएंस की वजह से ये स्टेटमेंट दी थी, बट आई एम नॉट गिल्टी. सो जो कन्फेशन है वो कन्फेशन फ्री होनी चाहिए और वॉलेंट्री होनी चाहिए कि जो एक्यूज्ड है वो उसको मान रहा है कि वो गलती उसने की है इन फ्रंट ऑफ द जज. देन एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ एज टू द मैटर्स एडमिटेड. लेकिन एडमिशन के केस में वो कंक्लूसिव प्रूफ इसलिए नहीं होता है, एंडिंग प्रूफ इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो मैटर होता है वो कोर्ट के सामने होता है और कोर्ट को ये डिसाइड करना होता है कि जिसने भी वो एडमिट किया है वो प्रूफ कंक्लूसिव है कि नहीं है, मतलब वो प्रूफ रेलिवेंट है कि नहीं है. दैट डिपेंड्स ऑन द मैटर. देन फिफ्थ वन, कन्फेशन ऑलवेज गो अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट. सो जो भी कन्फेशन कर रहा है वो उसी पर्सन के एक्यूज, जैसे कि जो एक्यूज है, क्योंकि उसने कन्फेस किया है कि उसने वो गिल्टी है, उसने कोई क्राइम किया है, तो वो उसी के अगेंस्ट में कंसिडर किया जाएगा. देन एडमिशन मे बी यूज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट. लेकिन एडमिशन के केस में क्या होता है कि जो एडमिट कर रहा है वो एक्यूज्ड नहीं होता है, तो वो उसके बिहाफ में उसको यूज़ किया जाता है. देन बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजंस इन सेक्शन 30. सो जो सेक्शन 30 है उसमें जो प्रोविज़न है वो कहता है कि कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन इज रेलिवेंट अगेंस्ट ऑल हिज को एक्यूज्ड हु आर बीइंग ट्राइड विद हिम फॉर द सेम ऑफेंस. मतलब सेम ऑफेंस में जब कोई एक क्रिमिनल कन्फेस कर लेता है कि उसने ये क्राइम किया है और उसके साथ में ये को एक्यूज थे, तो वो रेलिवेंट माना जाता है. बट इन एडमिशन स्टेटमेंट ऑफ अ को प्लेंटिफ और दोज ऑफ अ को डिफेंडेंट आर नो एविडेंस अगेंस्ट द अदर. लेकिन एडमिशन के केस में ऐसा रेलिवेंट नहीं होता है.
Now move on to another choice of question number 40. A common misconception is that motive and intention are the same concept when it comes to crime. It means according to criminal law एक मिसकॉन्सेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मोटिव और इंटेंशन दोनों सेम है. सो इस जो ये जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करना है इंटेंट का कॉन्सेप्ट और मोटिव का कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल लॉ विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट केस, और इसमें एक केस को भी कोट करना है. सो नाउ लुक एट द आंसर. सो कोई भी एक्ट अगर इंटेंशनली किया जाता है क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंगली, उसका मतलब ये है समथिंग दैट इज डन विलफुली एंड नॉट एक्सीडेंटली और मिस्टेकनली. कोई भी ऐसा काम जो कि इंटेंशनली किया गया है, कोई भी ऐसा क्राइम जो इंटेंशनली किया गया है, एक्सीडेंटली और मिस्टेकनली नहीं किया गया है, तो उसमें इंटेंशन का एक्ट होता है. देन द पर्सन डूइंग द एक्ट इज़ वेल अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. और इस तरह का जो एक्ट होता है, एक्शन होता है, उसमें उस पर्सन को ये पता होता है कि उसने जो भी ये क्राइम किया है उसका क्या एक्शन होगा, जो क्राइम किया है उसका क्या आउटकम आएगा, और उसमें अगर नहीं किया है, जानबूझकर नहीं भी किया है जो उसकी ड्यूटी थी, तो भी उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उसको ऑलरेडी पता होता है. दैट इज़ ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अफिक्सिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी. और क्रिमिनल लाइबिलिटी को अफिक्स करने के लिए, सेट करने के लिए, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट aspect. Then it does not matter, as we say in ordinary language, whether an act was done with the good intent or bad intent. सो इसमें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जब कोई भी क्राइम हुआ है उसमें गुड इंटेंट थी कि बैड इंटेंट थी. इफ़ द एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड, अगर कोई भी एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड है, एक्टस रियस, इट मीन्स इलीगल एक्ट है, या जो एक्ट उसको करना था फॉर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने नहीं किया है विलफुली, नोइंगली, या फिर उसको विद अवेयरनेस ऑफ द रिजल्टिंग, और उसको ये अवेयरनेस थी कि अगर वो ये एक्ट है करेगा, कोई क्राइम करेगा, या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल नहीं करेगा, तो उसको ये मालूम है कि उसको अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल लॉ वो प्रोहिबिटेड है, उसको वो चीज़ें करनी हैं या उसको वो क्राइम नहीं करना है, तो उसको लाइबिलिटी को फेस करना पड़ेगा. सो मोटिव ऑन द वन हैंड इज़ द अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डूइंग एन एक्ट. सो जो मोटिव है वो एक्ट के रिगार्डिंग अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव है, हिडन ऑब्जेक्टिव है. मोटिव जो है वो हिडन ऑब्जेक्टिव है. इट इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इंटेंशन. इट मीन्स कोई भी अगर किसी को कोई इंटेंशन है कि उसको ये काम करना है, ये क्राइम करना है, तो उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव है वो हिडन ऑब्जेक्टिव है. जो मोटिव है वो हिडन ऑब्जेक्टिव है. ज़रूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली किसी को पता हो. सो और ओमिशन ऑफ एन और कमीशन ऑफ एन एक्ट. सो अगर जो कोई भी क्राइम होता है उसके पीछे जो भी इंटेंशन है किसी भी क्रिमिनल की, उसके लिए जो मोटिव है वो उसका हिडन मोटिव है, उसको कोई नहीं जान पाता है. द क्रिमिनल लॉ डज नॉट टेक इनटू अकाउंट मोटिव इन अफिक्सिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी. सो जो क्रिमिनल लॉ है अकॉर्डिंगली जो मोटिव है किसी भी क्राइम को करने का, उसके लिए क्रिमिनल लॉ में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और इन डिटरमाइनिंग क्रिमिनल कल्पेबिलिटी, और ना ही जो फॉल्ट होता है, जो क्राइम होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको मोटिव के अकॉर्डिंगली उसको डिटरमाइन किया जाता है कि मोटिव उसका, क्योंकि मोटिव हिडन होता है. सो दिस इज़ द रीज़न वाई द क्रिमिनल लॉ डज नॉट केयर whether one has stolen a loaf of bread to feed a starving person or stolen medicine to save someone's life, as long as it is prohibited act done knowingly. So everyone knows चोरी करना एक क्राइम है. अगर वो चोरी गुड इंटेंट से की जा रही है या बैड इंटेंट से की जा रही है, इट डजेंट मैटर, बिकॉज इट इज़ प्रोहिबिटेड अंडर क्रिमिनल लॉ. सो क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंगली चोरी इज़
प्रोहिबिटेड। सो अगर कोई ब्रेड को चुराता है, किसी को भूख लगी है उसके लिए किसी ब्रेड को चुराता है, या किसी की लाइफ का क्वेश्चन है इसलिए वो मेडिसिन को चुराता है, तो भी वो क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंगली प्रोहिबिटेड है और उनको मालूम है कि चोरी नहीं करनी है। सो दैट शुड बी पनिशेबल अंडर द क्रिमिनल लॉ। देन द केस की हम बात करते हैं। इसमें जो केस है दैट इज श्रीरंगई केस 1973। श्रीरंगई केस है 1973 का। उसमें एक विमेन होती है जो कि शेयर डेस्टिट्यूशन की सिचुएशन में होती है। इट मीन्स कंप्लीट पेनीलेस, उसके पास कोई पैसा नहीं होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होती है। वो अपने आप को किल करने की कोशिश करती है आफ्टर फॉलिंग इन ऑल द वेज टू अरेंज फूड फॉर हर स्टार्विंग चिल्ड्रन। सो वो सारे जो मेथड्स होते हैं जो उसको वेज अरेंज करने चाहिए फूड के लिए, वो नहीं कर पाती है। सो वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, उसके पास कोई पैसा नहीं होता है, इसलिए वो अपने आप की जो लाइफ होती है उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। बट सिंस शी नोइंगली मेंसरिया डिड अ प्रोहिबिटिव एक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग सुसाइड एक्टस रियस, शी वॉज हेल्ड गिल्टी बाय द कोर्ट। क्योंकि उसको ये पता है देयर इज़ अ लॉ कि कोई सुसाइड नहीं कर सकता, अपने आप को कोई किल नहीं कर सकता है, दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। सो उसको इल इंटेंशन, बिकॉज नाउ दिस इज कॉल्ड इल इंटेंशन, उसका जो मेंस रिया है दैट इज कॉल्ड इल इंटेंशन है उसकी अपने आप को किल करने की, और वो अटेम्प्ट करती है सुसाइड करने के लिए एक्टस रियस। इट मीन्स वो एक्शन लेती है जो कि इलीगल है, जो कि इलीगल एक्शन है अकॉर्डिंग टू द लॉ। शी वॉज हेल्ड गिल्टी बाय द कोर्ट, इसीलिए उसको कोर्ट के थ्रू गिल्टी हेल्ड किया जाता है। इन नाथुनी यादव एंड अदर्स एंड स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर, ये दूसरा केस है। द कोर्ट हेल्ड, इसमें कोर्ट हेल्ड करता है मोटिव फॉर डूइंग अ क्रिमिनल एक्ट इज जनरली अ डिफ़िकल्ट एरिया। इसमें कोर्ट ये हेल्ड करता है कि किसी का जो मोटिव है क्रिमिनल एक्ट में वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरिया है, किसी को प्रोसिक्यूट करने के लिए, किसी को सेंटेंस देने के लिए, किसी को हेल्ड करने के लिए। वन कैन नॉट नॉर्मली सी इनटू द माइंड ऑफ अनदर, कोई भी किसी के माइंड को नॉर्मली सी नहीं कर सकता है, नॉर्मली ये नहीं समझ सकता है कि किसी और के माइंड में क्या चल रहा है। सो मोटिव इज़ द इमोशन विच इम्पेल्स अ मैन, इसीलिए जो मोटिव होता है वो एक ऐसा इमोशन होता है जो कि किसी भी पर्सन को फोर्स करता है किसी पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए। सो सच इम्पेलिंग कॉज नीड नॉट नेसेसरी बी प्रोपोर्शनली ग्रेव टू डू ग्रेव क्राइम। सो इसीलिए जो कोई भी फोर्सिंग मोटिव होता है उसको, वो कोई भी अगर ग्रेव क्राइम हुआ है, कोई भी बहुत ही सीरियस नेचर का अगर कोई क्राइम हुआ है, तो उसके लिए जो मोटिव है वो फोर्सिंग कॉज होता है, लेकिन उसको जो क्रिमिनल लॉ है वो उसको कंसिडर नहीं कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो ऑलरेडी उसका मोटिव है वो उतना ही ग्रेव होगा, उतना ही सीरियस होगा जितना कि उसने सीरियस क्राइम किया है। सो मैनी अ मर्डर हैव बीन कमिटेड विदाउट एनी नोन और प्रोमिनेंट मोटिव। बहुत सारे मर्डर ऐसे होते हैं जिसके लिए कि कोई भी मोटिव नहीं होता है, कोई भी ग्रेव मोटिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे मर्डर हो सकते हैं। देयर में भी एक केस कि रोड रेज का केस हो, कोई दो पर्सन जा रहे हैं, उन दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर बहस हो जाती है, मे बी स्पीड को लेकर या किसी भी चीज़ को, तो एक पर्सन को इतना गुस्सा आता है कि उसके पास कोई गन रखी होती है और दूसरे को शूट कर देता है। उसका कोई मोटिव नहीं था उसको शूट करने का, लेकिन जो भी उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उसके पास कोई गन थी और उसने उसको शूट कर दिया था। तो इस केस में क्या होगा कि जो मोटिव है इट डजंट मैटर, लेकिन उसने जो क्राइम किया है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेव नेचर का है। द कोर्ट फर्दर स्टेटेड दैट मोटिव इज साइकोलॉजिकल फिनोमिना। इट मीन्स जो मोटिव है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, वो मेंटल स्टेट है, वो कोई इमोशनल स्टेट हो सकती है जिसकी वजह से कि कोई क्राइम करता है। मेयरली mental condition existed in the mind of the assailant,
इट मीन्स कि कोई भी जो एसेलेंट होता है, जो अटैकर होता है, उसके माइंड में जो मेंटल कंडीशन चल रही है उसी के लिए वो क्राइम कर देता है. सो द मोटिव फॉर एन ऑफेंस नीड नॉट बी नेसेसरी प्रोपोर्शनेटली ग्रेव टू कमिट द ग्रेव ऑफेंस. इसीलिए जो मोटिव होता है किसी भी ऑफेंस को करने का, किसी भी क्राइम को करने का, वो ज़रूरी नहीं है कि उतना ही ग्रेव हो जितना कि ग्रेव ऑफेंस उसने किया है, जितना कि ग्रेव सीरियस क्राइम उसने किया है. देयरफॉर स्टैब्लिशिंग a sufficient motive for committing the offense is not a prerequisite for conviction. इसीलिए किसी को कन्विक्ट करने के लिए, किसी को पनिशमेंट देने के लिए उसका सफिशिएंट मोटिव को स्टैब्लिश करना ज़रूरी नहीं है. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मोटिव एंड इंटेंशन इज का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी का मोटिव बहुत ही सीरियस क्राइम करने का है और वो सीरियस क्राइम कर दे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. सो थैंक यू वेरी मच and all the very best to all the students. So keep practicing and focus on the question कि वो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, क्या चीज़ उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, क्या गिवन है उसके अंदर, क्या स्टेटमेंट गिवन है और किस तरीके का वो आंसर पूछ रहे हैं. दैट नीड टू बी फोकस्ड ऑन, और उसी के अकॉर्डिंगली जो आंसर है वो होना चाहिए. अगर उससे डिफरेंट आंसर देंगे तो देन यू विल नॉट गेट द मार्क्स. सो अगेन, once again, all the very best for your exam. Thank you very much for keeping patience and listening carefully.